हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी एनसीईआरटी रिकैप सीरीज 29th सेशन। आज हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर यानी क्लास 12th एनसीईआरटी का 6th चैप्टर हम लोग आज यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके जो पहला पार्ट था उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड्स की बात की थी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डीएनए के बारे में। देखो, डीएनए के बारे में अगर आपको अच्छे से पढ़ना हो और इस चीज़ को अच्छे से समझना हो तो आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखो, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट पार्ट था न्यूक्लिक एसिड्स वाला उसमें मैंने जो बेसिक कंसेप्ट से डीएनए और आरएनए के सब वहाँ डिस्कस कर लिए। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसी वीडियो से जो कुछ हमने सीखा उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे डीएनए की फॉर्म में। हमने ये देखा कि न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप की होती है, डीएनए और आरएनए। और इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स को आप राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हो और यहाँ पे कहते हो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि डीएनए बेसिकली क्या है? डीएनए एक बहुत लंबा पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है ये जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखो, वहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस किया था। अब किसी डीएनए की लेंथ कितनी होती है वो डिपेंड करता है उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमने क्या कहा कि डीएनए यानी एक न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक बहुत बड़ी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए। तो उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं उससे हम लोग डीएनए की लेंथ डिटरमाइन करते हैं। अब आप या तो न्यूक्लियोटाइड बोल दो या फिर डीएनए के केस में बोल दो आप बेस पेयर्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस एक साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं बीच में, जिसको कहा जाता है बेस पेयर यानी बेस का जोड़ा। तो कितने बेस पेयर्स हैं उस हिसाब से डीएनए का लेंथ जो है हम लोग कैटेगराइज करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ बेस पेयर्स उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीशी में, जैसे ह्यूमन बींग्स में बात करूँ तो ह्यूमन बींग्स में एक इंडिविजुअल में नंबर ऑफ बेस पेयर्स एक्स है तो किसी और में वाई होंगे, तो ये नहीं होता। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखो, ये है 5174 बैक्टीरियोफेज, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सिमिलरली बात करूँगा बैक्टीरियोफेज लैम्बडा की तो इसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसमें है करीब 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स। तो ये सारे फैक्ट्स आपको रिमेंबर करने हैं, ये याद रखना है। हर एक ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ बेस पेयर्स उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फिर बात करते हैं डीएनए शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में, और उन्होंने उसको नाम दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिन क्यों नाम दिया था? क्योंकि फ्रेडरिक मिशर ने इसकी डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को इसने नाम दे दिया न्यूक्लिन। ठीक है। और फिर जैसे जैसे वक्त और आगे बढ़ा तो मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए का डिफ्रैक्शन डेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो है वो डिराइव किया। वो बेसिकली ये होता है कि किसी डीएनए मॉलिक्यूल पे जब एक्सरे बीम डाली जाती है ना तो उससे जो डिफ्रैक्शन हो रहा है एक्सरे का उसका डेटा स्टडी करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, बट उन्होंने इस डेटा को जो है पब्लिश किया था। बाद में इसी डेटा को, ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा है, उस डेटा को स्टडी करके जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का प्रपोज किया था। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल आता है कि जो वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल है उसका बेसिस क्या है? तो उसका बेसिस है विल्किंस और फ्रैंकलिन का एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। और ये जो थियोरी है डबल हेलिक्स मॉडल वाली डीएनए के लिए वो 1953 में वॉटसन और क्रिक ने पब्लिश करवाई थी। तो ये वॉटसन और क्रिक, ये इनके फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है। एज अ मैटर ऑफ रेस्पेक्ट हमें ज़रूर जो है फ़ोटोज़ एटलीस्ट इन साइंटिस्ट्स की इनके साथ में उनको रेस्पेक्ट देने के लिए रखनी चाहिए। इसलिए मैं अपने हर लेक्चर में जितने भी जो एमिनेंट साइंटिस्ट्स हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स आपको ज़रूर दिखाता हूँ। वो इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और आप भी साइंस की फील्ड में काफ़ी आगे जाएँ। अब वॉटसन एंड क्रिक ने ये जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसका जो सबसे मेन हॉलमार्क था वो था बेस पेयरिंग, जो हमने थोड़ी देर पहले
दिखाता कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के जो बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, उनमें पेयरिंग होती है। तो ये उनका मेन प्रोपोजिशन था। प्रोपोजिशन मीन्स एक आइडिया, ये जो इनका आइडिया है उसका जो हॉलमार्क था वो था बेस पेयरिंग। ये यहाँ देखो आप, बेस पेयरिंग का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखो, ये एक चेन है डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड या चेन। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं या थाइमिन है, तो ये जो सामने वाली चेन है उसके एडिनाइन के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है। सिमिलरली ग्वानिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस सिंगल को एक नाइट्रोजनस बेस पेयर कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ा हॉलमार्क था उसकी इस डबल हेलिक्स मॉडल का। और ये जो आइडिया था इनका, ये एरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन पे भी थोड़ा बेस्ड था। और एरविन चारगाफ आपने सुने होंगे, चारगाफ रूल के बारे में आपने सुना होगा, जो हम थोड़ी देर में इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसी जो चारगाफ रूल्स के बेसिस पे इनका ये जो आइडिया था वो बेस्ड था। तो बात करते हैं हम जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल की। डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, वो हम सब कुछ फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर उसको वापस नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पर बेसिकली डबल हेलिक्स मॉडल की ही बात करेंगे। तो डबल हेलिक्स मॉडल, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, डबल मतलब दो, तो यानी कि दो चेन्स प्रेजेंट होगी। हेलिक्स आपको पता ही होगा, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हेलिक्स कहा जाता है। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए ये। तो जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, जो दो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, ये हेलिकल शेप्ड रहती है। तो दो हेलिक्स यानी कि दो हेलिक्स बनाती है दोनों अलग अलग चेन, इसलिए डबल हेलिक्स मॉडल इसका नाम दिया गया है। इसको मैं एक बार समझाने का ट्राई करता हूँ आपको। देखो, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वापस बता देता हूँ मैं आपको। ये आपकी पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस। इस एक पिक्चर में मैंने आपको एडिनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन दोनों शो कर दिया। अब आपको पता ही होगा कि प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं। जो प्यूरिन्स होते हैं एडिनाइन और ग्वानिन, ये प्यूरिन्स होते हैं। तो यहाँ पिक्चर में देख लो, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्यूरिन्स हैं उन प्यूरिन्स में डबल रिंग्स प्रेजेंट होती है, और जो पैरामिडिन्स हैं यानी कि साइटोसिन और थाइमिन, इन दोनों में सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। तो सिंगल रिंग वाले पैरामिडिन्स और डबल रिंग वाले प्यूरिन्स। तो मैंने आपको यहाँ पे चारों नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे शो कर दिए, और ये फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये एक सिंगल चेन और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट एक दूसरा चेन, क्लियर। अब यहाँ देखो आप, ए और टी आपस में बॉन्ड बनाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि प्यूरिन पैरामिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है और पैरामिडिन प्यूरिन के साथ। अब यहाँ पे टी क्या है, तो टी है पैरामिडिन, ए क्या है, प्यूरिन। तो देखो आप, प्यूरिन और पैरामिडिन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एडिनाइन और थाइमिन आपस में एक डबल बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली ग्वानिन क्या है, ग्वानिन हो गया प्यूरिन, और साइटोसिन क्या हो गया, पैरामिडिन। ये भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं, बट इसके बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये ध्यान रखना। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और टी और ए के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी रिकैप सीरीज ही पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा, बट इसके पीछे भी रीज़न है कि ए और टी 2 बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, और जी और सी 3 ही बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो उसका लॉजिक मैंने आपको जब डीएनए के ऊपर कंप्लीट एक लेक्चर डिटेल में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिटेल नीचे मिल जाएगा आपको, जो हमारे डिटेल्स रहते हैं वीडियो के, उसमें मिल जाएगा आपको इसका लिंक। वहाँ आपको आंसर मिलेगा इसका कि एडिनाइन और थाइमिन 2 और ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इस तरह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। अगेन सी और जी के बीच में 3 और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है आपस में लिंक्ड रहती है, और ये बनता है डीएनए। और इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्यों बोला, क्योंकि टी हमेशा ए के साथ और जी हमेशा सी के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। जी ए के साथ में या जी टी के साथ में कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। जी केवल सी के साथ और ए केवल टी के साथ, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहा जाता है। और ये रीज़न है कि ये कहा जाता है कि जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका एक ना यूनिक प्रॉपर्टी होती है डीएनए की, कि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी चेन के 2 एंड्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने उस वक्त आपको कहा था कि जिस एंड पे 5 प्राइम का फॉस्फेट फ्री होगा उसको आप कहोगे 5 प्राइम एंड। यहाँ देखो आप, फॉस्फेट फ्री है तो 5 प्राइम एंड। और जिस एंड पे तीसरे कार्बन का OH फ्री होगा उसको आप कहोगे 3 प्राइम एंड, ठीक है। ये फॉस्फेट कहाँ अटैच्ड है, 5th कार्बन पे।
OH कहाँ अटैच्ड है, तीसरे कार्बन पे, इसलिए 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। सिमिलरली दूसरे चेन का देखोगे तो यहाँ पर ये OH फ्री है तो ये 3 प्राइम एंड, यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है तो 5 प्राइम एंड। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, इनके जो 2 एंड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए भी कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब क्या होगा कि 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम एंड होगा और 3 प्राइम एंड के सामने 5 प्राइम एंड होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसको कहा जाता है एंटी पैरेलल। क्या कहते हैं इसको? एंटी पैरेलल। इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखो पैरेलल का मतलब होता है ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होगा? ये दोनों लाइंस एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। डीएनए में भी यही है कि 3 के सामने 5 और 5 के सामने 3। तो ये डबल हेलिक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर आपको डीएनए के एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस दे दें तो क्या आप दूसरे का सीक्वेंस निकाल सकते हो? तो हाँ, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करो। कैसे फॉलो करो बताता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ये एक स्ट्रैंड मैंने आपको दे दिया डीएनए का। अब आपको मुझे बताना है कि सेकंड स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजनस बेस है उसका सीक्वेंस क्या होगा। बता देते। देखो ये 5 प्राइम एंड, इस 5 प्राइम एंड के सामने क्या आएगा? 3 प्राइम एंड। एक इसके साथ बॉन्ड करेगा टी के साथ, टी किसके साथ बॉन्ड करेगा? ए के साथ, जी सी के साथ, सी जी के साथ, ए टी के साथ, टी ए के साथ, जी सी जी, ए टी ए जी सी और सी जी, और 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों प्रोसेस बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। उसमें फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए फिर डबल हेलिक्स मॉडल के जो एनसीईआरटी ने सेलिएंट फीचर्स दिए हैं उन सेलिएंट फीचर्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। सबसे पहला सेलिएंट फीचर एनसीईआरटी ये कहती है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, बिल्कुल, वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द शुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। क्या मतलब हुआ इसका? कि इसको बैकबोन कहते हैं। देखो ये जो है ना, ये बैकबोन है डीएनए का। तो बैकबोन, ये बैकबोन किसका बना है? तो ये बैकबोन देखो इसका बना है फॉस्फेट शुगर। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। ये फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा डायग्राम में। ये देखो ये बैकबोन है इसके। तो ये बैकबोन किसकी बनी है? ये बैकबोन बनी है फॉस्फेट और शुगर की। सिमिलरली दूसरे स्ट्रैंड का देखो, ये बैकबोन है। बैकबोन पे क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट और शुगर। और बेस पेयर आपको कहाँ बीच देखने को मिलेंगे? तो बेस पेयर ये बीच में ये रहे। ये जो कलर्स दिखा रखे हैं ना, देखो ये येलो कलर एडिनाइन, ग्रीन कलर थाइमिन। तो ये जो बीच में दिखा रखा है ये वाला, ये एडिनाइन और ये थाइमिन। तो ये बेसिस इस बैकबोन में अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे। ये देखो आप, ये पूरी क्या हो गई? बैकबोन, और ये बेसिस जो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये पहला सेलिएंट फीचर। सेकंड, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ऑलरेडी डिस्कस किया। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया? 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम एंड और 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम एंड। ये फीचर आपको ध्यान रखना है। आगे जब हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट रेप्लिकेशन एंड ऑल, तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा। तीसरा सेलिएंट फीचर क्या है? वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स। तो ये एक बेस पेयर हो गया। देखो थाइमिन और एडिनाइन, ये एक सिंगल बेस पेयर हो गया, इसको एक बेस पेयर बोलते हैं, और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडिनाइन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन from opposite strand and vice versa. Similarly, guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bonds. As a result, always a purine comes opposite to a pyrimidine. Purine हमेशा एक pyrimidine के सामने आएगा क्योंकि purine और pyrimidine ही आपस में bond बना रहे हैं। This generates approximately uniform distance between the 2 strands of the helix. Helix के जो 2 strands हैं उनके बीच में approx सेम जो है यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहता है। देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे, ये पहला स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, इनके बीच में आपको यूनिफॉर्म डिस्टेंस दिख रहा है।
वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस इसीलिए दिख रहा है क्योंकि एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। आगे चलते हैं और सेलिएंट फीचर्स देखते हैं। पहले मैं बात करूंगा पिच की। देखो पिच का मतलब क्या होता है, इस हेलिक्स में देखना आप, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से। देखो इस पॉइंट पे ये हेलिक्स यहाँ पे इस तरफ मूव हुआ, फिर ये वापस इस तरफ मूव हुआ। अब इस पॉइंट पे आने के बाद में अब जो इसमें कर्व आ रहा है ये वही कर्व है जो ऊपर था, मतलब सेम टाइप ऑफ कर्व, इसको कहा जाता है पिच। वो दो पॉइंट्स जहाँ से वापस एक नया कर्व चालू हो जाएगा उसको पिच कहते हैं। यहाँ से शुरू किया हमने, ये पहला पॉइंट, यहाँ से ये कर्व रिपीट नहीं हुआ, ये कर्व यहाँ दूसरे पॉइंट से रिपीट हो रहा है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कहलाती है पिच। इसको पिच ऑफ डीएनए कहते हैं। ये आप पढ़ोगे जब आप फिजिक्स के लैब में कवर स्क्रू वाला जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस कवर स्क्रू में भी आप एक पिच की स्टडी करते हो, उस पिच का भी यही मतलब है। तो इस हेलिक्स के पिच की जब हमने लेंथ डिटरमाइन की तो लेंथ थी 3.4 नैनोमीटर, और 3.4 नैनोमीटर मतलब 34 एंगस्ट्रॉम। ये कन्वर्जन्स आपको फिजिक्स में समझ में आते होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3.4 नैनोमीटर यानी 34 एंगस्ट्रॉम पिच है हेलिक्स की, और एक सिंगल पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं। ये बिल्कुल कैलकुलेटेड है सब कुछ स्टफ, तो आपको ये याद रखना है। एक पिच की लेंथ कितनी है, 3.4 नैनोमीटर, और एक पिच में कितने बेस पेयर्स हैं, तो टोटल 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल पिच, और हर बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। आपको यहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम मिलेगा आपको ये, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज इक्वल। अब एक काम करते हैं, क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो कि दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। तो बहुत आसान है, पिच कितना होता है 3.4 नैनोमीटर, एक पिच में कितने बेस पेयर्स हैं 10, तो बस निकल गया। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 10, समझ में है ना। एक पिच में 10 बेस पेयर है, एक पिच का लेंथ 3.4 नैनोमीटर है और सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो 3.4 को 10 से डिवाइड करो तो 0.34 नैनोमीटर ये दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस रहता है। नाउ द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। ये सेलिएंट फीचर एनसीईआरटी की लाइन है कि जो दो चेन्स है ना हेलिकल्स, ये दोनों राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है। राइट हैंडेड फैशन का मतलब क्या होता है, ये देखो आप, ये होता है मतलब राइट हैंडेड हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, इनका मूवमेंट देखो आप, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स इस तरह से मूव करता है और राइट हैंडेड इस तरफ से टुवर्ड्स राइट साइड, ये फर्क होता है राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में। तो जो दो चेन्स है डीएनए की वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड रहेगी। पिच होगा हेलिक्स का 3.4 नैनोमीटर, और एक सिंगल टर्न, एक सिंगल पिच में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होती है, इसलिए हर बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस हो गया 0.34 नैनोमीटर। ये सारे के सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेलिएंट फीचर, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि एक नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है उसका प्लेन दूसरे वाले प्लेन के ऊपर इस तरह से स्टैक्ड रहता है। अब ये देखो आप, ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, ये तीसरा बेस पेयर, ये चौथा बेस पेयर, ये पांचवा बेस पेयर। आपने वो रिवॉल्विंग लैडर देखा होगा किसी घर में, आपने देखा होगा ना, इस तरह से लैडर बना रहता है, एक सीढ़ियाँ टाइप रहती हैं। आप उन सीढ़ियों की वो एरिया रहता है ना जिस पे आप पाँव रखते हो, नीचे खड़े होकर पाँव रखने वाले एरियाज को देखना किस तरह से एक के ऊपर एक वो अलग अलग प्लेन में सिचुएटेड है, समझ रहे हो। तो इसी रीज़न की वजह से इसको फिजिकल स्टेबिलिटी मिलती है। आप देखना कभी भी जो सीढ़ियाँ वाला जो आप देखोगे उसमें ये डायरेक्ट ऊपर नहीं होते होंगे, प्लेन्स अलग अलग रहते हैं, कभी नोटिस करना। सेम यहाँ पे भी अलग अलग प्लेन में ये बेस पेयर रहेंगे। दिस कन्फर्स अ फिजिकल स्टेबिलिटी टू द डीएनए हेलिक्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके अलावा ये अलग अलग प्लेन में एक दूसरे के ऊपर इनका स्टैक होना, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस स्टेबिलिटी के दो रीजन, पहला प्लेन और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये थे सारे सेलिएंट फीचर्स जो एनसीईआरटी ने हम डिस्कस किए। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड को मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट रहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में।
आप अपना डाउट लिख सकते हो, नहीं तो मैं एंड में आपको मेरे प्रोफाइल्स बता दूंगा, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं एरविन चारगाफ रूल की। हमने जब ये वीडियो शुरू किया था उसी वक्त हमने कहा था कि जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसका आइडिया थोड़ा चारगाफ रूल से भी आया था। तो एरविन चारगाफ रूल क्या कहता है कि देखो ये रूल्स को समझो आप, प्यूरिन हमेशा पैरामिडिन के साथ बाइंड होगा, प्यूरिन हमेशा पैरामिडिन के साथ बाइंड होगा, जैसे ए और टी आपस में बाइंड हो रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए प्रेजेंट होगा तो 100% टी भी प्रेजेंट होगा, डबल हेलिक्स है ना, यानी जितने ए है किसी डीएनए मॉलिक्यूल में उतने ही टी है। सिमिलरली जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे, जितने ग्वानिन उतने ही साइटोसिन, क्योंकि आपस में बॉन्ड कर रहे हैं ना ये दोनों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि तो जितने ए उतने टी और जितने जी उतने सी। यानी आप ये कह सकते हो मैथमेटिकली कि ए प्लस जी इक्वल्स टू टी प्लस सी। ए और जी क्या है? प्यूरिन्स। तो जितने प्यूरिन्स होंगे उतने कितना होंगे? पैरामिडिन्स। अब आप सोचोगे कि सर ये आपने कैसे प्रूव किया, तो ये देख लो, प्यूरिन्स बाइंड विद पैरामिडिन्स। हर एक प्यूरिन एक पैरामिडिन के साथ बाइंड होगा। डबल हेलिकल मॉडल है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक चेन में प्यूरिन होगा और सामने कुछ होगा ही नहीं, सामने कुछ ना कुछ तो होगा और कुछ ना कुछ में क्या होगा? पैरामिडिन ही हो सकता है। तो प्यूरिन्स इक्वल्स टू पैरामिडिन्स, यानी ए प्लस जी इक्वल्स टू टी प्लस सी। अब अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि ए प्लस जी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी इक्वल्स टू 1। ये रेशियो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ए और जी क्या हो गए? प्यूरिन्स, यानी प्यूरिन्स डिवाइडेड बाय पैरामिडिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपको हमेशा फैक्ट ध्यान रखना है। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ये कहती है कि फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियोज बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमिन, यानी ए और टी, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स 1। यानी कि ये बात कह रहा है एनसीईआरटी। ए प्लस जी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, यानी कि प्यूरिन्स डिवाइडेड बाई पैरामिडिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पैरामिडिन्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने डीएनए को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है, केवल उतना ही जितना एनसीईआरटी में है। आपको डिटेल में पढ़ना हो तो नीचे डिटेल सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप डीएनए के सारे वीडियोस डिटेल में स्टडी कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे या फिर आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मुझे इन अलग अलग सोशल साइट्स पे, मेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा व्हाट्सएप पे चैनल भी है हमारा इल्यूम बायोलॉजी का, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।